शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित, छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, यह क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा। उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया। सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा।
रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन।
अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। व्हाट? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते, हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतिया दरबार। बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे डरावने भूत रहते थे। उन सभी का कालीचरण नाम का एक राजा भूत था जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। सभी भूत उससे डरते थे। कालीचरण अपने महल में रहता था और जब भी किसी भूत को न्याय चाहिए होता वो कालीचरण के दरबार में आ जाता था। महाराज, मैं इतनी दूर शहर जाकर एक मोटा इंसान पकड़ कर लाया था और इसने मेरा इंसान चोरी करके खा लिया। नहीं महाराज, वो इंसान मैं शहर से पकड़ कर लाया था। अच्छा, तो बताओ तुम उसे कौन से शहर से पकड़ कर लाए थे? मैं उसे सूरजगढ़ से पकड़ कर लाया था महाराज। झूठ बोल रहे हो। सूरजगढ़ में तो सदियों से सूखा पड़ा है, इसलिए वहाँ कई सालों से कोई भी इंसान मोटा नहीं हुआ।
लंबू भूत, इसे अभी आग में जला दिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मुझे माफ कर दो। इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी से कालीचरण सभी फैसले किया करता था। एक दिन उस जंगल में राजू नाम का एक इंसान गुजर रहा था। तभी काले भूत और लाल भूत ने उसे देखा। इतना मोटा इंसान, इसे तो मैं ही खाऊंगा। फिर दोनों भूत उसकी तरफ उड़ पड़े। और फिर दोनों ने राजू को पकड़ लिया। इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा है। नहीं, इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा था। इस तरह उन दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि चलो इस इंसान को लेकर भूतों के दरबार में चलते हैं। वो दोनों राजू के साथ भूतों के दरबार आए। लाल भूत ने कालीचरण को सारी बात बताई और कहा, महाराज अब आप ही फैसला कीजिए कि इस इंसान को कौन खाएगा। ओ इंसान, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें पहले किस भूत ने पकड़ा था। इतने सारे भूतों को देखकर राजू डर गया और वो रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए गलती से जंगल में आ गया। अरे रोना बंद करो, मुझे रोने वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। रो नहीं तो और क्या करूं? मुझे काला भूत खाए या सफेद भूत, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। रहम करो महाराज, रहम करो। तुम भूतों के दरबार में खड़े हो, यहाँ रहम नहीं होता, सिर्फ न्याय होता है। चलो अब फैसला करते हैं कि इस इंसान को कौन खाएगा। जब तुम दोनों ने इस इंसान को देखा तो ये क्या कर रहा था? जब मैंने इसे देखा तो ये पानी पी रहा था। जब मैंने इसे देखा तो ये रोटी खा रहा था। ओ इंसान, अब तुम बताओ, तुमने पहले रोटी खाई थी या पानी पिया था? मैंने पहले रोटी खाई थी। मतलब काले भूत ने तुम्हें पहले देखा था। मतलब इस इंसान को मैं खाऊंगा। मैंने कहा था ना, इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। तभी राजू को एक आइडिया आया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, भूतों के महाराज, लेकिन आपने उस छोटे भूत के साथ बहुत नाइंसाफी की। ये तुम क्या कह रहे हो? माना कि उस काले भूत ने मुझे पहले देखा था, लेकिन मैंने तो उस छोटे भूत को पहले देखा था और उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इस छोटे भूत से ही खाया जाऊंगा। इसलिए मुझ पर उस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये इंसान ठीक कह रहा है, इस पर इस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस इंसान को ये छोटा भूत ही खाएगा। तभी वो छोटा भूत बोला, लेकिन महाराज, मैं इंसान नहीं खाता। क्या? महाराज, फिर तो आपको मुझे जाने देना चाहिए, यही न्याय है। और इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। कालीचरण को राजू की बात सही लगी। उसने कहा, ये इंसान सही कह रहा है।
अगर छोटा भूत इसे नहीं खाना चाहता तो इस इंसान को जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी और चालाकी से राजू इतने खतरनाक भूतों के बीच में से बचकर निकल आया और काला भूत और लाल भूत उसे देखते ही रह गए। अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी, लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोचकर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है
और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकालकर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो? डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वहीं पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई
और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है? ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बहन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह ना पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए?
छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ, तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़ी का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम धोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए
और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तो यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही 2 रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में।
ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। हाँ, मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ, मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा। जब जब करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था, मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष,
अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो, चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया, वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया? तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था, चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के 5वें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया।
और फिर वो तीनों वही पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे ₹1,00,000 देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। गर्ल्स हॉस्टल में भूत। बहुत समय पहले किसी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जहां कॉलेज पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक दिन उस हॉस्टल में अमेरिका से मोनिका नाम की एक NRI लड़की रहने के लिए आई। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। कितने दिन के लिए? जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब मोनिका बाकी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन मोनिका रात के समय अपने रूम में सोने ही लगी थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने बाहर आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। या तो कोई नहीं है, और वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सोनिया ने कहा, मैं तो जल्द ही यह हॉस्टल छोड़कर कहीं रहने चली जाऊंगी। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ, यह रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानती?
ये हॉस्टल हॉन्टेड है। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले इस हॉस्टल की जगह पर एक तांत्रिक था जो काले जादू के इस्तेमाल से आत्माओं को कैद करता था। कहते हैं वो तांत्रिक मर गया, लेकिन वो आत्माएं आज भी भूत बनकर यहीं भटकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तांत्रिक आत्मा हॉन्टेड? ये सच है मोनिका, हम सब जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनिका ने बाकी लड़कियों की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं और वो उठकर बैठ गई। लगता है वो भूत फिर आ गया। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है वो भूत ही मुझसे डर गया। ये कहकर मोनिका जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। ये किसकी परछाई है? वो परछाई के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो परछाई की तरफ जा रही थी, परछाई उससे दूर होती जा रही थी। फिर अचानक परछाई बहुत बड़ी हो गई। ये परछाई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई है किसकी? ये सोचकर वो परछाई की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो हॉस्टल की खुली छत पर आ गई। खुली छत पर आते ही परछाई गायब हो गई। ये परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो, उसे जहाँ जाना था चली गई, मैं जाकर सो जाती हूँ। और ऐसे एक बार फिर मोनिका हॉस्टल में रात को होने वाली हलचल को अनदेखा कर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब वो हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, तब सोनिया ने कहा, मोनिका, हमने नया हॉस्टल देख लिया है, हम सभी कल सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोग सच में ये हॉस्टल छोड़ के जा रहे हो? हाँ, यहाँ रहे तो हमें वो भूत मार देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोनिका, वो सब हमें नहीं पता। हम कल सुबह यहाँ से शिफ्ट होंगे। अगर तुम्हारा मन बन जाए तो तुम भी आ जाना। एक बार फिर मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक बहुत बड़ा और भयानक भूत उसके सामने आ गया। मोनिका, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? अचानक इतने डरावने भूत को अपने सामने देखकर मोनिका डर गई। तुम कौन हो? और मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? मैं भूत हूँ और कोई दरवाजा हम भूतों को नहीं रोक सकता। भूत! 2 दिन से मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम इंसानों की तरह हम भूत भी असली होते हैं, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें भूतों से मिलवा ही देता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज। भूत ने मोनिका का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। भूत मोनिका को साथ लेकर जमीन के अंदर बने एक पुराने खंडहर में आ गया। मेरे घर में स्वागत है। बताओ क्या लोगी, शेर का खून या इंसान की खोपड़ी? मुझे कुछ नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो प्लीज। हिंदी में बात कर डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि बहुत होते हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं।